हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 10th जो है उसका हम लोग आज पढ़ेंगे रिलीजियस राइट्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो मतलब उनको राइट्स प्रोवाइड हुए अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने क्या किया है, कुछ राइट्स जो है वो गारंट किए हैं रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ये पूरा अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। और साथ में वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं। और सेम बोथ कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास रिलीजियस फ्रीडम्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उनको मिली हैं। अब स्टेट के पास कौन कौन सी पावर है जिनके अकॉर्डिंगली वो इंटरवीन कर सकता है। स्टेट के पास जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उनमें वो इंटरफेयर कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टेट की, तो स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, आल्सो वो हेल्प भी करती है, मतलब मदद भी करती है रिलीजियस कम्युनिटीज़ की। किसके थ्रू? बाय फाइनेंशियल एड, उनको पैसा मुहैया करवा के उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए कुछ एड एंड एडवाइसेस भी पे करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया स्टेट जो है वो हेल्प भी करती है और कभी कभी हिंड्रेंस भी क्रिएट कर देती है, मतलब उनके वर्किंग में कुछ ऑब्स्टेकल्स या हम लोग बोल सकते हैं अड़चन भी डाल सकती है रिलीजियस कम्युनिटीज़ की वर्किंग में। ठीक है, जब उनके मोड ऑफ एक्शंस को प्रमोट भी करती है और साथ में उनको ना कुछ फ्रीडम्स और इक्वालिटी जो है वो भी प्रोवाइड करती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरह से उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, किस तरह से उनको एक प्रॉपर फंक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है कि अचीवमेंट्स, मतलब प्रोसीजरल अचीवमेंट्स जो हैं वो किस तरह से होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस में फेथ रखता है, उसका बिलीव किस में है कि पॉलिटिकल डेलिब्रेशंस हो। दैट मीन्स कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो अकॉर्डिंग टू डिस्कशंस, निगोसिएशंस, बहुत ज़्यादा बातचीत होने के बाद डिसीजन लिया जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे इंटरेस्ट भी होते हैं उनके, है ना। तो अब आपको तो इतना पता ही है कि हर एक के इंटरेस्ट को फुलफ़िल भी नहीं किया जा सकता। इवन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी उस टाइम पर भी बहुत सारे एडिक्वेट इंटरेस्ट थे जिनको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता था। लेकिन डिबेट्स जो थी, डिस्कशन जो थे असेंबली में वो कराए जा सकते थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑलरेडी ये सब कराया था, ताकि किसी भी तरह की जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करा जा सके। और ये ओपन एंडेड अप्रोच है जिसमें ये बताया जा सकता है कि हर कोई पीपल जो है वो विलिंगली क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अपनी एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस को। कि दैट मीन्स कि अगर उनको कोई मिनिस्टर अच्छा नहीं लगता है तो अपनी चॉइस जो है वो शो कर सकते हैं कि ये मिनिस्टर उनको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, उनकी पॉलिसीज इफेक्टिव नहीं है, उनकी वर्किंग स्मूथली नहीं है, या उन्होंने कोई भी डेवलपमेंटल वर्क जो है वो नहीं कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो रिकग्नाइज करती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ को क्रिएट करती हैं जो डिफरेंसेस भी बताती हैं कि किस तरह की डिफरेंसेस है यहाँ पर, और डिसएग्रीमेंट भी होते हैं। दैट मीन्स कि हर बार लोग अपने गवर्नमेंट से हैप्पी भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर जो डिमांड्स होती हैं वो फुलफ़िल नहीं हो सकती हैं। मतलब कंस्ट्रक्शनल वर्क्स जो हैं वो कई बार नहीं होते हैं। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो हर एक पीपल की एस्पिरेशन को फुलफ़िल नहीं कर सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत सारे वेज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो है उसको अनवाइडली के नाम से जाना गया, सेकंड क्रिटिसिज्म जो है वो अनरिप्रेजेंटेटिव के नाम से, और थर्ड जो है उसको एलियन टू और कंडीशंस, मतलब कि ये बहुत तरह से अलग है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो टोटली अगर हम लोग देखें ग्राउंड लेवल पे ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। फर्स्ट क्रिटिसिज्म को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि ये वाइल्डली है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी अजम्पशंस हैं। इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का वो एक कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, जो कि मतलब एक ही बुक में ही सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, इंसर्टेड हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अलग प्रोविज़न के लिए अलग बुकलेट बनाई गई हो। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडेंटिफाइड है कि वो एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम लोग कोई भी कॉमन पर्सनालिटी जो है वो चेंजेस नहीं कर सकती है। उसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी की नीड हो सकती है, मतलब अमेंडमेंट करने के पर्पसेस के लिए। और सिंपल सी बात एक और भी है, ये रिटन डॉक्यूमेंट है जिसने हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर रखा है।
और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसी डिटेल्स दे रखी हैं, प्रैक्टिसेस हैं, स्टेटमेंट्स इंक्लूड कर रखी हैं एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है उसका साइज़, और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको माना जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर तो इलेक्शन प्रोविज़न्स भी नहीं होते हैं, और ना ही वहाँ पर क्या होते हैं, मतलब इलेक्शंस प्रोसीजर्स नहीं होंगे, सिविल सर्विसेज कमीशंस नहीं होंगे, इस तरह के जो मतलब कमीशंस या फिर प्रोविज़न्स हम लोग बोलें तो कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें इंसर्ट कर रखी हैं कि जैसे सिविल सर्वेंट है तो उसकी मतलब जॉब का टर्म कितना होगा और उसकी सैलरी कितनी होगी, वो कितनी, उसके पास कौन कौन सी पावर्स जो होंगी वो इंजॉय कर सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, लेकिन इंडिया में हर एक तरह के मैटर्स को अटेंड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है वो खुद में ही एक इतनी बड़ी पावर है कि वो किसी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन, किसी के ऊपर बाइंडिंग लिमिटेशन जो है वो लगा सकता है। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।